हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको रीवा से पधारी डॉक्टर अरुणा पाठक आभा जी से रूबरू करा रहे हैं। आप अधिवक्ता हैं, समाजसेवी हैं, साहित्यकार हैं और शिक्षिका हैं। आभा जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद सर आपको और ट्रू मीडिया को कि आज ये मेरी लाइफ में मौका आया जी कि मैं आज यहाँ हूँ। बहुत अच्छा, आपका पुनः अभिनंदन है। और ये तो ऊपर वाले का प्रारब्ध होता है कि जब किसे कहाँ जाना है, कहाँ मिलना है या कहाँ पहुँचना है, और वो मौका आज था जहाँ आज आप ट्रू मीडिया को अक्सर सोशल मीडिया पे जी और हर जगह इतना देखा है जी कि जो इसमें आता है तो वो विशेष लगने लगता है। क्या तो बात आज है, मैं क्या अपने बात आप है। को विशेष महसूस कर रही वाह हूँ। वाह 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 वाह। चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जैसा आपने कहा कि यहाँ आना एक विशेष होता है, तो आपकी भी एक अदालत चलती है, साहित्य की अदालत। आप साहित्य की अदालत में तमाम साहित्यकारों को, साहित्य प्रेमियों को उसमें आप आमंत्रित करते हैं। एक बार आपने मुझे भी आमंत्रित किया था। आज आप ट्रू मीडिया की अदालत में हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल, साहित्य की अदालत में तो साहित्यकार आते हैं जी और ट्रू मीडिया की अदालत में तो बड़े बड़े कलाकार भी आते हैं। जी जी तो जी, साहित्य की अदालत से भी बढ़ के ट्रू मीडिया की अदालत में क्या तो बात यही है कहूँगी। जी और साहित्य की अदालत की जब बात करती हूँ तो आज के जो साहित्यकार हैं क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं और क्या है उनकी लेखनी समाज के प्रति, ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ वकील भी होते हैं और जज भी होते हैं और आप उस अदालत से गुजर चुके हैं। जी 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 तो जी, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि साहित्य की अदालत में मैंने आपको घसीटा था जी। और आज यहाँ मैं हूँ। आप ट्रू मीडिया की अदालत में हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी कि पिछले 2-3 बार से दिल्ली और यहाँ आना जाना हुआ और आज मैं यहाँ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे दर्शक आपसे मिलकर, आपको देखकर बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं। आपका पुनः अभिनंदन है। जैसा कि हर व्यक्ति का एक बचपन होता है और बचपन बहुत ही प्यारा होता है। बचपन में ही कुछ बच्चे या ज़्यादातर बच्चे अपना आकलन करते हैं कि मैं उस अंकल जैसा बनूंगा, उस आंटी जैसा बनूंगा, या फिल्मों में देखते हैं कि वकील बनूंगा या अभिनेता या विलेन बनूंगा। तो आपने भी बचपन में क्या सोचा था कि आप बचपन में जब आप बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? मेरे पापा ब्रांच मैनेजर थे स्टेट बैंक में। अच्छा और हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे। जी। तो हम लोगों के लिए एक बड़ी गौरव की बात थी कि पापा बैंक में हैं और वो जॉब कर रहे हैं। तो उस समय जब इच्छा होती थी तो ये ज़रूर लगता था कि हमको भी जॉब करनी है। पर उस समय जब बचपन की बात करती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि बचपन में मैं बिल्कुल बात नहीं करती थी। माँ अक्सर बोलती थी कि मुंह फुला के किनारे खड़ी हो जाती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी। तो ऐसा लगता था। और जब स्कूल से की बात होती थी तो मैं हर कार्यक्रम में आगे आती थी। तो जब वो घर में खबर आती कि इसने पार्टिसिपेट किया है तो मम्मी को विश्वास नहीं होता था कि ये घर में बोलती नहीं है और वहाँ जाके सीधे बोलने लगती है। तो उस समय मुझे लगता था कि हाँ, मैं शिक्षक बनूं और आज मैं शिक्षक हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। वाह, जो आपने सोचा उसे करके दिखाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जिजीविषा और आत्म विश्वास आपके भीतर है। जो आपने सोचा और वो बन के दिखाया, बहुत बधाई आपको। हम आगे बढ़ते हैं कि आपको जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आपको प्रभावित करती हैं? मेरी जो माँ थी, जब मैं 6th-7th में थी तब पापा बैंक में थे तो घर में मनी की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं थी जी। लेकिन माँ इतनी बीमार रहती थी कि पता चलता था कि हम लोग सो गए हैं और रात को डॉक्टर खड़े हैं और माँ बिल्कुल सीरियस है। और ये एक दिन की बात नहीं थी, ऐसा कई सालों तक लगातार हुआ। तो उस घटनाक्रम से हम लोगों का जीवन बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि माँ कुछ कर नहीं पाती थी और हम लोगों की अवस्था इतनी छोटी थी कि हम लोग सीखने की कोशिश करते थे। तो कई साल, ये 4-5 साल हमारे जीवन में बहुत संघर्ष से बीते हैं। ओहो। फिर बल्कि धीरे धीरे हमसे काम भी बनने लगा। यही कहूँगी कि हम सब भाई बहनों से काम आने लगा तो धीरे धीरे लाइफ भी ठीक हो। आपके कितने भाई बहन हैं? हम लोग मैं 3 बहन 2 भाई हूँ और मैं बीच की हूँ। भाइयों के साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? वो भी 3 होने चाहिए थे। भाई चूँकि पहले ही आ चुके थे अच्छा। और हम लोग बाद में आए हैं और जी, बड़ी जी। दीदी की शादी हो चुकी थी
तो वो हम लोगों के साथ उतना नहीं कर पाती थी, तो हम ही लोग भाई बहन मिलके सब बहुत अच्छे लगे रहते थे। अच्छा है, संघर्ष हमें कुछ ना कुछ सिखाता है जीवन में, और वो संघर्ष आपके साथ गुजरा है और आपने अपने जीवन में, अपने जीवन पटल पर बहुत कुछ सीखा है। ऐसे हर व्यक्ति को ही संघर्ष से संघर्षशील बनना मुझे याद आता है कि जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरे शिक्षक पढ़ा रहे थे और घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो पाती थी, उस समय पढ़ भी नहीं पाते थे, काम ज़्यादा करते थे। तो क्लास में मैं टेस्ट दे रही थी और मेरे सर कुछ पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से उन्होंने पूछा, तभी मैंने अपना टेस्ट लिखते लिखते उनको जवाब दिया कि मुझे बनता है। तो उस समय सर ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज़ है, आगे चल के तुम बहुत पढ़ना, पढ़ाई मत छोड़ना। तो वो चीज़ मेरे जीवन में थी। और ऐसा ही एक वाक़या और था कि बच्चे बालू में खेलते हैं, तो बालू में मैं भी खेल रही थी और मैं उसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बना रही थी। तो एक टीचर ऊपर से खड़ी देख रही थी, तो बोली क्या बना रही हो? तो मैंने कहा ये चंद्र ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण। तो उन्होंने मुझसे कॉन्सेप्ट लिया कि क्या है, तो जैसे ही मैंने उनको बताया तो बोले ये होती है शिक्षा, कि जहाँ बच्चे रेत में भी खेल रहे हैं लेकिन शिक्षा से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपने रेत में क्या क्या बनाया? रेत में बालू, कभी घर नहीं बनाया आपने? महल तो बहुत बनाए। अच्छा, और गिरे महल भी बनाए हैं, घर नहीं महल बनाए हैं। और गिरे भी बहुत है, अच्छा, भी हुए हैं। अच्छा अच्छा, महल गिरे हैं या आप गिरे हैं? नहीं, ये सपने उस समय जो देखते रहे होंगे छोटे छोटे। अच्छा, आप साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, साहित्य प्रेमी तो हैं ही, जब भी साहित्यकार हैं। आपकी लेखनी में आपकी रचना सबसे प्रिय कौन सी रही, और उस रचना का प्रिय होने के पीछे की कहानी क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं, और कोई रचना जो प्रिय है वो भी सुनाएं। बिल्कुल, मेरी रचना की बात आती तो मैंने नारी विषय पे और सामाजिक विषय पर बहुत ज़्यादा लिखा है। तो मैं कहती हूँ कि अक्सर कि मैं सामाजिक भाव लिखती हूँ, जीवन में क्या है अभाव लिखती हूँ, और जो बीत रहा है सुख दुख जीवन में उसका क्या है प्रभाव समाज में, प्रभाव लिखती हूँ। वाह वाह वाह। और जब कविता की बात करती हूँ तो माँ के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, अम्मा। उस कविता वो मेरे जज्बात को टच करती है, क्योंकि जब माँ की तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं रहती थी, और लास्ट टाइम जब हमारी माँ से मुलाकात हुई तो वो एक दिन हमसे लेटे लेटे बोलने लगी कि बेटा, कभी कभी मैं लेटे लेटे सोचती हूँ कि मैं चली जाऊंगी तो मेरी बेटियां रोते हुए आएंगी, और जब वो रोते हुए आएंगी तो मेरे आंसू बहने लगते हैं लेटे लेटे। तो मैं अपने आंसू पोंछती हूँ, फिर सोचती हूँ कि मैं तो जिंदा नहीं रहूंगी तो मैं क्यों रोती हूँ। तो वो बात माँ की मुझे हमेशा व्यथित करती है। और जब मैं रचना लिख रही थी तो मैं आपको बताऊंगी कि कहती हूँ कि अम्मा सुनो बताओ ना, कि अम्मा सुनो बताओ ना, याद मेरी आती है क्या, याद तेरी आती मुझको, याद मेरी आती क्या, बैठ स्वर्ग से देख रही हो, कमी मेरी तड़पाती क्या, कि बचपन के सब सुख मिल जाते और स्वर्ग बसे माँ के आंचल में, उंगली थामे चलती रुंझुन, बजते घुंघरू थे पायल में, कि बजते घुंघरू थे पायल में, तेरे संग रहना मुझको, कि तेरे संग रहना यूं लगता जो नीर भरा हो बादल में, और तेरी छुअन लगती जो मरहम, कि तेरी छुअन लगती जो मरहम, कि घाव हृदय के हों घायल में, कि घाव हृदय के हों घायल में, कि वो पहले दिन स्कूल का जाना और हिचकी सिसकी रोना गाना, और बचपन के सब सुख मिल जाते समय पूर्व ही लेने आना, कितना हमें सुरक्षित लगता माँ तेरे साथ चिपक का सोना, और सचमुच ममता मई लगता था वो चुंगी रोटी संग चबा चबेना, वो चुंगी रोटी चबा चबेना। और बचपन की सब बातें, कि सखियों की सब बातें निस्दिन तुझे बता देते थे, क्या करते थे क्या कहते थे, हंसते और हंसा देते थे, कि सही गलत का ज्ञान तुम्ही ने हरदम हमको सिखलाती थी, कि मीठी बोली बोल जगाती, कि मीठी बोली बोल जगाती,
नहलाती और सजाती थी, माँ 2 चोटी रोज बनाती थी, माँ 2 चोटी रोज बनाती थी। और जब माँ की बातें करते हैं तो कहते हैं कि मन के कोने कोने में रहता था अधिकार तुम्हारा, मेरे सारे जीवन में भी है सर्वत्र प्रभाव तुम्हारा, है सर्वत्र प्रभाव तुम्हारा। बचपन से ले जो छवि तुमने मुझ में जैसी भी देखी थी, आज वही मूरत बन बैठी, माँ जैसी तुमने सोची थी। आज वही मूरत बन बैठी, माँ जैसी तुमने सोची क्या थी। बात है, क्या बहुत अच्छी माँ पर आपने रचना सुनाई, बहुत ही मार्मिक है। और अच्छा, हम आगे चलते हैं, जैसे कि हमारा पॉडकास्ट में प्रश्नों का सिलसिला जारी रहता है। जैसे कि आप कॉलेज टाइम में कॉलेज आते थे और आपने वहाँ से पीएचडी भी की है और कॉलेज भी पास किया है, तो कॉलेज के दौरान में ऐसा कोई संस्मरण हमारे दर्शकों को सुनाए जो आपको अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमेशा याद रह जाती हैं जी। और जब याद रहने की बात आती है तो मुझे याद है कि मैं एलएलबी कर रही थी और 3 साल का कोर्स कर चुकी थी। फर्स्ट ईयर में मैं प्राइवेट थी और ये बात मुझे नहीं मालूम थी, क्योंकि जब मैं ससुराल गई और बेटा हुआ तो मुझे लगा कि मेरा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो मैंने फॉर्म भर दिया और 1 साल प्राइवेट किया और 2 साल रेगुलर किया। और जब मैं रजिस्ट्रेशन करवाने गई तो मुझे पता चला कि 3 साल रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने उसको फिर से फॉर्म भर दिया। अब मैं फर्स्ट डे कॉलेज गई और जब मैं कॉलेज गई तो साड़ी वाड़ी पहन के गई थी, तो सारे बच्चे क्लास के बाहर हॉल लगा था, उसमें 150-200 बच्चे खड़े हुए थे और वो मुझे देखे तो उनको लगा कि मैडम आ रही हैं, तो सारे बच्चे क्लास में चुपचाप चले गए और जैसे ही मैं अंदर गई तो सारे बच्चे खड़े हो गए, बोले गुड मॉर्निंग मैडम। तो चूंकि मुझे बच्चों के साथ बैठना था तो मुझे बड़ा, आप छात्रा थी उस समय मैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने हैं, तो मुझे इतना अजीब लगा कि मैं क्या करूं, तो मैंने गुड मॉर्निंग बोला और उन बच्चों के साथ जाके बैठ गई। तभी राय सर हमारे टीचर थे, वो आए राय सर और अटेंडेंस लेने लगे, तो उन्होंने बोला अरुणा खड़ी हो जाओ। तो जैसे ही मैं खड़ी हुई तो बोले कि मैं देख रहा था कि बच्चे आप लोग खड़े थे, इनको देख के तो मैं आपको बता दूं कि ये एलएलबी कर चुकी हैं और एलएलबी पास हो चुकी हैं। चूँकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है इसलिए आप ये दोबारा क्लास में यहाँ आए हैं। तो मैं राय सर के पास बाद में गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, फील लगा कि सर आपको कैसे मालूम कि मैं 3 साल कर चुकी हूँ और अभी आई हूँ, आपने तो मेरी इज्जत बचा ली। तो सर बोले कि चूँकि तुम्हारा फॉर्म पहला ऐसा था कि जो प्राइवेट से रेगुलर करने के लिए तो हम लोगों ने मीटिंग ली थी कि क्या ऐसा हो सकता है, तो इसलिए सारे कॉलेज को पता है कि तुम पढ़ चुकी हो लेकिन दोबारा पढ़ रही हो। और उसके बाद उसी कॉलेज में कुछ दिन बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और जब मैं फर्स्ट डे कॉलेज में गई और सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग मैडम बोले, तो वो फीलिंग मैं आज तक नहीं बता सकती कि मुझे कितना सुख हुआ उससे। वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत ऐसे जीवन में बहुत सारे पल आते हैं और उन पलों को जीवन में भुलाना बड़ा नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। और जब भी ये चर्चाएं या जैसी बातें होती तो रोंगटे खड़े होने वाली स्थिति व्यक्ति की बन जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि जो आपका लेखन है, आपके लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं अधिकतर कॉलेज में जब पढ़ाती हूँ तो वहाँ की जो समस्याएं होती हैं और जब नारी शिक्षा की बात करती हूँ, मेरा कॉलेज तो कोएट है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि बच्ची शिक्षा नहीं ले पा रही हैं, वो अधूरा छोड़ रही हैं, तो मुझे लगता था कि मैं अपने लेखन के माध्यम से इनको कुछ सिखा सकती हूँ। तो अक्सर जब मैं क्लास लेती हूँ फर्स्ट, तो मैं मोटिवेशनल क्लास लेती हूँ, उन बच्चों को ये बताती हूँ कि आप क्या क्या बन सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये मेरा उद्देश्य मोटिवेशनल में भी होता है और स्पीकिंग मतलब मैं लिखती हूँ जब, तो ये उद्देश्य आता है कि हाँ इससे समाज को कुछ मिलना चाहिए। वाकई 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 यही सोच के जब मैं लिखती हूँ कि कुछ समस्याओं की। वाह वाह वाह। जैसा कि आपने जब भी क्लास लेती हैं अपने बच्चों के साथ में, छात्र छात्राओं के लिए, तो मोटिवेशनल स्पीच देती हैं ताकि उनके जीवन में एक आत्मविश्वास आए और वो कुछ बन सकें। तो हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि एक आपके लिए समाज में आपने शिक्षा ली और लेखन किया, उसमें सबसे ज़्यादा चुनौती भरा समय या चुनौती भरा
काल कब रहा? मेरे जीवन में अगर मैं बात करती हूँ तो जब मैं ससुराल आई थी जी। और वहाँ पर जो मेरी सासू माँ थी, मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि मैं आगे पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं पढ़ना जरूर चाहती हूँ। तो उनका तो मुझे सपोर्ट मिला, लेकिन घर में और भी बहुएं थी जी। और वो मतलब जितना पढ़ी थी उससे आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। तो कहीं ना कहीं सामाजिक गतिरोध आता है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपकी कमियां निकाली जाती हैं कि आप बच्चे को नहीं देख रहे हो, आप पूरा समय घर को नहीं दे रहे हो। तो वो कुछ समय मेरे लिए कठिन था। वो समय निकल गया, अब सारा अच्छा समय है। तो आपके ससुर जी भी हैं? बिल्कुल। मेरी तो अभी वो आपको सहयोग करते हैं, समझते हैं? सासू माँ बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करती थी और मानती थी और बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट होता था, चाहे पीएचडी की बात हो या पढ़ने की बात हो। और जब मैं ससुर जी की बात करती हूँ तो वो बहुत मतलब एजुकेशन विभाग में ही थे, लेक्चरर थे, लेकिन थोड़ी सी उनकी सोच पिछड़ी है। मैं ये कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे बेटी मेरी बेंगलोर गई है तो वो नहीं चाहते थे कि बेटी को मैं इतनी दूर भेजूँ, तो वो विरोध काफ़ी करते रहे, काफ़ी उनको मनाना पड़ा। अब जैसे मैं इस फील्ड में आ रही हूँ और रोज़ मेरा आना जाना होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे मना करते हैं, पर ये कि वो मुझे मोटिवेट भी नहीं करते। क्या बात है। चलिए हम बात करेंगे, बाबूजी से मिलेंगे और बात करेंगे इस विषय में। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि आप तमाम राज्यों में घूमते हैं, साहित्यिक क्षेत्र में या शिक्षिका के क्षेत्र में, या अपने बच्चों को लेकर आप तमाम आसपास के राज्यों में आपका भ्रमण रहता है, और आप एक शिक्षिका हैं तो युवाओं से जुड़ी हुई हैं। लेकिन युवाओं के अंदर एक परिवर्तन आया है जीवन जीने का। वो एकल जीना चाहते हैं, वो एकल रहना चाहते हैं। वो शादीशुदा हैं तब भी और शादीशुदा नहीं है तब भी। तो ये समाज किस ओर जा रहा है? क्या ये सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है? बहुत सही प्रश्न है ओम प्रकाश जी। इसलिए कि अभी जब मैं दिल्ली आई और मेरा आना होता रहता है इधर पर, और जब मैं गांव में देखती हूँ, क्योंकि अभी रीवा इतना डेवलप नहीं है, तो और खासकर उस समय की जब मेरे यहाँ जॉइंट फैमिली है, और मैं जॉइंट फैमिली में आज भी हूँ, मेरे घर में 40 लोग हैं जी। क्या बात है। हाँ, अभी भी रहते हैं। अच्छा। तो वो 40 लोग, हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि हम लोग सब एक दूसरे का आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को रोकते भी नहीं है, साथ रहते हैं। एक दूसरे के विकास में भी सहयोग जितना जिसका हो सकता है वो कर। लेकिन आज के बच्चों को जब मैं देख रही, खुद मेरे बच्चे बाहर आ गए हैं, जब मैं उनके साथ रह रही हूँ, तो उनको थोड़ा सा आइडिया है कि हम लोग वहाँ से हैं, तो वो सामंजस्य कर पाते हैं। लेकिन जब मैंने ये देखा कि आज एक ही घर में 2 चूल्हे हैं, एक ही घर में, ये गांव में भी अब आ रहा है जी, ये शहर बस की बात नहीं है। अब आजकल वहाँ भी लोग आधुनिक मानने लगे हैं अपने को, तो सबसे पहले चूल्हा ही अलग। लेकिन ये समाज किस दिशा में जा रहा है? बिल्कुल गलत की जा रहे हैं। और ये जो इसके क्या नुकसान समाज को झेलने होंगे? बिल्कुल आगे जो हमने कहा कि अभी जो वृद्ध आश्रम आपको बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, ये और बढ़ेंगे। अभी कम है, अभी और ज्यादा बढ़ेंगे। अभी जो अनाथ आश्रम है वो ज्यादा होगा, बाल आश्रम जो बच्चों का है ये और ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन इससे समाज जो है, जो बच्चे अपने अभिभावकों से दूर रह रहे हैं, वो भी तो अभिभावक बनेंगे। क्या उनको ये झेलना नहीं पड़ेगा? जब उनके अभिभावक वृद्धाश्रम में जा रहे हैं तो वो भी अब कल बनेंगे अभिभावक। अभी मैं यहाँ पर ही एक जगह गई थी, तो मैंने देखा कि माँ बाप अमेरिका गए हैं और छोटे से बच्चे को, 2 साल का बच्चा है, उसको छोड़ के गए हैं। तो और ठीक है, दादी अच्छी हैं, देख रेख कर रही हैं, लेकिन आज का समय ये आ रहा है कि अपने लोग अपने आप पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी सर्विस पे ज़्यादा, जॉब पे फोकस कर रहे हैं, कैरियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और उन बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हो, ये सोचने वाली बात है। देखिए, एक माँ होती है और एक बच्चा होता है। माँ अपने बच्चे को जब छू लेती है, चाहे उंगली या हाथ या हृदय से, उसको फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है। ठीक वही फीलिंग उस बच्चे को भी होती है कि ये मेरी अन्नदाता है, ये मेरी माँ है, या ये मेरी सब कुछ है। वो फीलिंग तो टूट गई, वो फीलिंग कहाँ से आएगी उस बच्चे के अंदर? चलिए, माँ तो एक परिपक्व है, मैच्योर है, बच्चा क्या करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो माँ बाप है जिनने बच्चे को छोड़ा है,
तो वो बड़े गर्व से मुझे बता रहे थे कि ये अमेरिका का है, मतलब वहाँ का सिटीजन है। अच्छा। तो निश्चित ही जब अमेरिका का आप बता रहे हो और आप अपने बच्चे को छोड़ के आप बाहर हो, तो वो बच्चा आपके लिए क्या करेगा, आप भी भविष्य सोच सकते हैं। मतलब उन अभिभावकों ने और बच्चों ने अपना भविष्य सोच लिया, फाइनल कर दिया है। बिल्कुल, क्या बात है। चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप एक कॉलेज में शिक्षिका हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि खासकर जो बेटियां होती हैं कॉलेजों में पढ़ती हैं, तो जो पढ़ने के दौरान में क्या होता है, उनकी एक उम्र होती है विवाह के लिए, तो जो अभिभावक होते हैं तो उन बच्चों के विवाह की बात करते हैं, सोचते हैं। कभी कभी शिक्षा के दौरान ही उनके रिश्ते बन जाते हैं और उन बेटियों का विवाह कर दिया जाता है, और वो पढ़ाई जो एक मोटिव था, एक जो लक्ष्य था उन बेटियों का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में वो पढ़ाई को छोड़ देती हैं। उस पढ़ाई के छूटने से किसका नुकसान होता है? उस छात्रा का नुकसान होता है, उस कॉलेज का नुकसान होता है, या उन अभिभावकों का नुकसान होता है? इस विषय में बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी जी। जैसा कि नाम है ट्रू मीडिया जी, वैसा ये आपका प्रश्न है, और इस प्रश्न के लिए मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ जी। और फिर आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं जिस कॉलेज में हूँ वहाँ पर ग्रामीण स्तर की लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं। तो जब फर्स्ट ईयर में लड़कियाँ आती हैं तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, फिर सेकेंड ईयर जाते जाते थोड़ा कम होती है, फाइनल ईयर में और कम हो जाती है, और वगैरह पता चलता है। जैसे फाइनल ईयर में है तो कई प्रेग्नेंट हैं, तो वो एग्जाम देने आई हैं। कई सिर्फ इसलिए नहीं आ पाती कि मैडम मेरी शादी हो गई है तो मुझे ससुराल में जाना है, और कई पढ़ाई छोड़ देती है। तो ऐसी बहुत सी बच्चियां थी जिनने पढ़ाई छोड़ी। फिर हमने उन लोगों को कॉलेज की तरफ से मोटिवेट किया कि नहीं, आप लोग कम से कम पेपर देने आओ, अपनी शिक्षा पूरी करो। तो ये एक अच्छी बात थी। और वहाँ पे मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि जब एक तरफ हम ये देखते हैं कि लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं, छोड़ रही हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहती हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। वहीं पर मैंने देखा कि एक हमारे कॉलेज में बच्चे की शादी हुई और विदा होने वाली थी, और वो दुल्हन के रूप में एग्जाम देने आई थी। तो बड़ी खुशी हुई कि दूल्हा बाहर कार में बैठा है और इतना मतलब सोच रहा है कि ये एग्जाम दे ले। फिर ऐसे ही केस आते हैं कि वो बीएड का एग्जाम दे रही है, बच्चा हो गया, एक पेपर में बच्चा हो गया, एक में नहीं दिया, दूसरे में वो पेपर देने आ रही है। तो मतलब समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, लेकिन उन बच्चियों का जो नहीं पढ़ पा रही हैं उनके लिए ज़रूर आज भी कठिन स्थिति है, क्योंकि उनके परिवार वाले कह दिया बस शादी हो गई, आपको नहीं पढ़ना। जी जी जी, ये कहें कि उस छात्रा के जीवन में जो उसको सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ये वो सिर्फ जो है एक प्राइमरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक ही सीमित रह जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में आपके प्रेरणादायक कौन है? साहित्य में अगर मैं बचपन की बात करती हूँ तो जब मेरी माँ और पिताजी दोनों उससे डिबेट किया करते थे रामायण के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर, वो चौपाइयाँ पे बात किया करते थे। और पापा हमेशा सुंदरकांड पढ़ना घर में, तो मेरे मन में एक भाव आता था। आध्यात्मिक के साथ साथ पेपर आता था, मैगजीन आती थी और नंदन बालसम। तो मम्मी बहुत सारी, उनको एक शौक था कि वो किताबों को घर में लगाई हुई थी लाइब्रेरी। उस समय पेपर वाला एक किताब रोज देने आता और दूसरे दिन ले जाता था। अच्छा। तो वो किताब पढ़ने की जो हम लोग की आदत पड़ी कि ये कल चली जाएगी, आज हम पढ़ लें इसको, वो आदत बहुत काम आई है, और ऐसी ही आदत हमको बच्चों को डालना चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि जब हम पढ़ेंगे जब भी हम सीखेंगे, और पढ़ के भी हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। लेकिन हमारा प्रश्न अभी आपकी तरफ अधूरा है कि आपके प्रेरणादायक कौन है? प्रेरणादायक बिल्कुल मेरी माँ थी जी। पहली बात, जब बचपन में था तो माँ थी। फिर इसके बाद जब हम कॉलेज में आए तो एक गुरु मुझे मिली, स्नेहलता मैडम जी थी, और जो मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ कुछ इनके जैसे बनना है। पर आज मैं आपको बताऊंगी वो मैडम मेरे ऊपर गर्व करती हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग मिल जाते हैं। क्या बात है। मुझे और ऐसे ही मेरी भी स्टूडेंट हैं
जिसका आज जन्मदिन भी है। वाह। तो जैसे मुझे उसके ऊपर गर्व हो रहा है कि वो भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है, स्नेहा नाम है जी। ऐसे ही मेरी मैडम आपकी प्रेरणादायक है, उनका नाम भी स्नेह है। बिल्कुल, मेरी जो बच्ची है वो स्नेह है और मैडम का नाम है सलवाला। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार आपको आपके छात्र छात्राओं से मिलता है, परिवार से मिलता है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? डर पहले तो मुझे ये सामाजिक रीति रिवाजों से बहुत डर लगता है जी। मुझे लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, तो कुछ चीज़ें मन नहीं भी होता है तो करती हूँ। और वैसे मैं सबसे ज़्यादा सांप से डरती हूँ। क्या बात है, सांप से क्यों डरते हैं आप? मैं बहुत दिन पहले गाड़ी से जा रही थी तो उसमें एक नागिन लिपट के गाड़ी में लगी हुई थी। अच्छा। उसको मैंने देखा हाँ। कि ये नागिन है जी। तो मैंने उसको छोड़ दिया। और 2-3 दिन बाद मैं देखती हूँ कि वो मेरी जो अलमारी है उसमें शोकेस है जी। तो उसके अंदर दराज है, तो उसके अंदर नागिन थी वो। ओहो। तो वो अंदर थी और मैं बड़े अच्छे से ऐसे हाथ डाल के चाबी निकाल रही थी तो मुझे आवाज़ आई तो बस मैं रुक गई। तो उस दिन से मुझे इतना भय लगा कि मैं उस कमरे में सालों नहीं गई। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, हम मानते हैं आपको किसी से डर लगता है तो वो है सांप, और वो भी नागिन। क्या बात है, बहुत अच्छे। हम आगे चलते हैं कि अगर आपको मौका मिले कि आपके अंदर, आपके भीतर अपने व्यक्तित्व कर्तृत्व में बदलाव करने का मौका मिले तो आप किस भूमिका को, किस विधा को, किस अदा को बदलना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है आज भी कि मेरे में बहुत सी कमियां हैं जी, और उन कमियों को पूरा करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने 12th अच्छे से नहीं पढ़ी जी, जबकि मेरे परसेंटेज अच्छे आए थे। तो मुझे लगता है कि मुझे अगर एक बार मौका मिले ना तो मैं दोबारा फिर से पढ़ना चाहूँगी। जी जी जी। और भी ऐसी कोई आपकी फीलिंग है या कोई आदत है जिसे बदलना चाहते हैं? बिल्कुल, कुछ आदतें अपनी ही होती हैं, जैसे देर से उठना, तो उसको तो धीरे धीरे मैंने किया। योगा पे ध्यान नहीं देना, तो इन आदत को सुधारना चाहूँगी कि योगा नियमित करूँ। और खान पान पे थोड़ा नियंत्रण। अच्छा, जो नहीं अभी है तो अभी। अच्छा, क्या बात है। क्या 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 खाने में पसंद करते हैं? खाने में मीठा तो पसंद है ही जी, और अच्छी अच्छी चीज़ें सभी पसंद आती हैं। आपके जो श्रीमान हैं, हमारे सर जो हैं, वो क्या खाने के लिए मना करते हैं आपको? मुझे ज़्यादातर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो वो मुझे ध्यान देते हैं कि मैं मीठा ना खाऊं या फिर कोई ऐसी चीज़ ना खाऊं जिससे मेरा बीपी बढ़े। तो उस चीज़ को वो ज़रूर टोकते हैं कि तुमने टाइम से खाया कि नहीं खाया, मीठा खाया कि नहीं खाया, मीठा नहीं खाना है, सलाद खाना है, इस चीज़ पे ध्यान दें। चलते हैं आभा जी, हम आगे बढ़ते चलते चलते हम आपसे अंतिम प्रश्न करते हैं कि आप जैसे कि शिक्षिका हैं, साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं और अधिवक्ता भी हैं। आपने सारे समाजों को टटोला, देखा है, महसूस किया है। आप देश के युवाओं को और उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो मैं जब देश के युवक की बात आती है तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि लक्ष्य निश्चित करें, क्योंकि ग्रामीण एरिया से भी हमारा संपर्क है। तो उस तरफ ये जो बहुत सारी शराब की दुकानें और नशा इतना ज़्यादा है उधर पे जाके, और वो बच्चे ऐसे हैं कि वो सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल नशे की तरफ हैं, ना वो पढ़ाई कर पा रहे हैं ना कुछ। यदि वो कुछ काम भी कर रहे हैं तो नशा कर रहे हैं, कुछ नहीं तो तम्बाकू खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। तो कभी कभी मेरा मन होता है कि मैं जाके इनको समझाऊं। उसमें से कुछ हमारे ही स्कूल कॉलेज के भी बच्चे हैं और वो मुझे रास्ते में दिख जाते हैं तो कितना दुख होता है। और कई बार इसकी कोशिश की जाती है लेकिन नशा से बच्चे गिरफ्त से बच नहीं रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपना लक्ष्य निश्चित करें और इस नशे से दूर रहें तो हमारी भावी पीढ़ी अच्छी होगी। क्या बात है, समृद्ध होगी, मजबूत होगी और देश को चलाएगी, देश के
भावी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदि उन्हीं बच्चों में से बनेंगे। जब अक्सर मैं गाड़ी से स्कूटी से लौटती हूँ तो शराब की दुकान में लाइन लगी रहती है, तो मैं यही देखती हूँ कि ये हमारे देश का भविष्य है जो यहाँ खड़ा हुआ है। बड़ा दुख होता है उनको देख के। और जब ये भी देखते हैं कि कार से उतर के बच्चे शराब ले रहे हैं, साइकिल वाले बच्चे ले रहे हैं, मैंने वहाँ पे कोई सामाजिकता दिखाई देती है कि सब एक हैं वहाँ पर। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? सबसे पहली बात तो परिवार का माहौल है, फिर समाज है, फिर सरकार भी है जी। जैसे कि हमारे वहाँ पर एक शराब की वो दुकान खुली है, तो उसका मैंने विरोध किया था। हमारे मंत्री जी आए थे तो मैंने खुलकर विरोध किया जी। और कुछ दिन बाद पता चला कि वो दुकान थोड़ा दूर थी, चौराहे पे थी, और उसका मैंने विरोध किया, वो और नजदीक आ गई, गांव के और नजदीक बन और गई। आ गई, ऐसी जगह आ गई कि बीच में आ गई। वाह वाह वाह। तो किसको, सभी का दोष है। पहले तो परिवार का है कि जो अपने बच्चों को रोक नहीं पा रहे, समाज का है कि जो मिलजुल कर उस दुकान को नहीं रोक पाए, और सरकार का है कि जो अपने फायदे के लिए खोल रही है। जी जी। तो सरकार कोई क्यों नहीं बदलते आप? सरकार ही ऐसी है कि दो व्यक्ति ही खड़े हैं और दोनों ही एक से, उन दोनों को बदल देना चाहिए। तीसरा वाला आ ही नहीं पाता। मान लीजिए मैंने बदल भी लिया तो तीसरा व्यक्ति आ ही नहीं पाता है, क्योंकि आते तो वही है। जी जी जी। चलिए आभा जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया। रीवा से चलकर आप ट्रू मीडिया स्टूडियो आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। बिल्कुल, मैं दो शब्द ही कहना चाहूँगी कि आज के ज़माने में सच्चाई दिखाने की क्षमता ट्रू मीडिया जैसे ही सशक्त माध्यम है, जो अखबारों के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से और व्यक्तित्व को निखारने के साथ साथ समाज में आज क्या समस्याएं हैं उसको सामने रखने का काम आप बहुत अच्छे बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो मैं आपको ओम प्रकाश जी बहुत धन्यवाद देती हूं, और बहुत अच्छा मेरे लिए भी ये समय था कि मैं यहाँ आई और आपसे मिली और ट्रू मीडिया के माध्यम से अपने मन की अभिव्यक्ति को दे पाई। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।